बच्चों, आपका स्वागत है सरकारी एजुकेशनल अर्किस 3 चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण विज्ञान का। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों का पृथक्करण करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। मिश्रित पदार्थों को छलनी द्वारा अलग किया जाता है। चाय बनाते समय देखिए, चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना। द्रवित पदार्थों को छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जब हम फसल काटते हैं उसके अनाज को हम भूसे से अलग करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध का दही का मंथन किया जाता है। इस प्रकार मक्खन प्राप्त किया जाता है। और जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओढ़ते हैं। तदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोया खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोया खाया होगा। हम सभी खाते हैं। यदि आपने पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा आपने। जैसे कि घर में कभी पोहे बनते हैं तो हमें ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं होती तो हम मिर्चियों को अलग कर देते हैं, हरी मिर्चियों को। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आप सोचिए और विचार कीजिए और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए, पृथक का मतलब अलग करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? आम को अलग टोकरी में रख देंगे और अमरूद को अलग में रख देंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। यह क्या है? सही है? अलग अलग बर्तनों में रख देंगे। देखिए, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। इस प्रकार से मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। देखिए, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? यदि आम और अमरूद की जगह कुछ छोटे पदार्थों को हम अलग करें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा हुआ गिलास दिया जाए तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। हम रेत के कणों में से नमक को कैसे पृथक कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, सोचना भी। परंतु पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें वो आवश्यकता ही क्यों होती है। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हुए हैं। पृथक्करण का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक देखिए सारणी देखिए, हम
पदार्थों का पृथक्करण क्यों करें? पृथक्करण प्रक्रम। चावलों से पत्थरों को पृथक करना। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। चाय की पत्तियों को पृथक करना। अब देखिए, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, हम इनको पृथक क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है इनको पृथक करने का? तो देखिए, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। उपयोगी पदार्थों को हम अलग कर लेते हैं, अनुपयोगी को अलग कर देते हैं। हानिकारक अवयवों को, अशुद्धियों को दूर करना। पृथक्करण अवयवों को का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। हम दोनों अवयवों का पृथक्करण हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अपशिष्ट को फेंक देते हैं और हमारे लिए जो उपयोग है उसको हम ले लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं उसका। प्रकरण का उसके उद्देश्य तथा अर्थात पृथक्करण अवयवों को उपयोग के ढंग से मिला कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उस मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोग पदार्थ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम किसी पदार्थ का मिश्रण लेते हैं तो उसमें से हम हानिकारक पदार्थों को तो अलग ही करेंगे, हमारे लिए आवश्यक पदार्थों को हम छांट लेंगे, उससे अलग करेंगे। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उपयोगी पदार्थों को अलग कर लेते हैं, जो पदार्थों हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अलग से उपयोग करने के लिए। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को आपाम अथवा द्रव भिन्न होते हैं। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रणों का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों को अत्यधिक भिन्नता है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कोई विधियों का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। हस्तचयन। हाथ से कैसे अलग करते हैं? दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए और अब अनाज का कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार का अन्न पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण? अब आपने हाथ से पृथक के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न के कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को पृथक तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। चित्र 5.3 में ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियाँ हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि मानते हैं। अनाज को हम हाथ से अलग कर लेते हैं, कंकड़ों को फेंक देते हैं, इसे हस्तचयन विधि कहते हैं। अनाज से पृथक के टुकड़ों का हस्तचयन किया जाता है। थ्रेसिंग के द्वारा भूसे को। आप खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्टर देखते होंगे। पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठारों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को पृथक करते हैं, गट्ठरों से पृथक करते हैं, गट्ठे बना कर रख देते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्न कणों को उनकी डंडियों से पृथक
किया जा सकता अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कण अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद। रीट के रीट को क्वालिफाई पेपर 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन थ्रेसिंग से। इस प्रक्रम में इंडियो को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जा सकता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार थ्रेसिंग। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों का पाउडर एक मिश्रित बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रित को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को आपाम समान है या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना असंभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा जाता है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। आपने कभी देखा होगा घर में जब हमारी मम्मियाँ अनाज बनाती हैं तो मतलब एक उसमें भर कर के अनाज टैनिए में और फिर जैसी बरसात आती है उसे ऊपर से यूँ नीचे पटकती है ज़मीन पर, जिससे क्या है वो अलग हो जाता है घास भूसा सा और अनाज में से मतलब निकल जाता है। उसी को बता रहे हैं इसमें। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा उड़कर गिरता है, उड़ जाता है वायु के द्वारा? सूखी पत्तियों का वो वायु के वेग से मतलब अलग हो जाता है, अन्य अलग हो जाता है। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल है? जी हाँ। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पादन कहलाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? हम निष्पादन कहते हैं। मतलब अन्न को ऊपर से टेनियम भर के नीचे डालना, हवा से उसके घास भूसे को अलग करना। निष्पादन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार देखो, इस प्रकार किया जाता है। हवा की दिशा इधर की साइड है, सूप से कर रहे हैं अलग, भूसा अनाज और निष्पादन। इस विधि को क्या कहते हैं? निष्पादन की विधि कहते हैं इसको। देख लिए निष्पादन विधि। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पादन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जा सकता है। भूसे को पशुओं के चारे में डाल देते हैं। चालन।
कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। चालन देखिए, चालनी की सहायता से शुद्ध आटा नीचे आ जाता है और जो मतलब भूसा होता है ऊपर रह जाता है। इसको हम पशुओं के लिए डाल देते हैं चारे में। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पृथक तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पृथक डंडियां तथा भूसा को निष्पादन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो दूर किया जाता है। थ्रेसिंग और निष्पादन की दोनों प्रक्रिया कर लें, उसके बाद भी रह जाता है तो उसको हम आटे को चलनी की सहायता से करते हैं। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। बजरियों को छानते हैं उस बड़े बड़े छलनन से। देखिए इरीना चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। कक्षा में एक चालनी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर आटा पृथक कर सकते हैं? सोचिए, कर सकते हैं क्या? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आपामों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अपसादन व निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना असंभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाती हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्या आपने ऐसा देखा है या फिर कभी किया है? सोचिए। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। जो तली में बैठ जाता है ना वो मिश्रण, उसको हम अपसादन कहते हैं। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अपसादन को बिना हिलाए उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों का अपसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिट्टी एवं जल का मिश्रण लघु अघुलित पदार्थ मिट्टी। किसी मिश्रित के दो अवयवों का अपसादन तथा निस्तारण से द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही सिद्धांत ऐसे प्रक्रमों के मिश्रणों को पृथक करने के में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दो प्रकार पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाते हैं उसे निस्तारण द्वारा पृथक किया जाता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण में विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं? छन्नी लेते हैं और फिर उसे छानते हैं। अक्सर आप छाननी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां मिली?
मिलती हैं। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन कहते हैं जब चाय हमने छान ली और सारी पत्तियां कहाँ रह गई? छन्नी में रह गई, उसे कहते हैं निस्यंदन की क्रिया, निस्यंदन। फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए आपकी तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले उदाहरणों पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो जा सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या यह पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर सकता है क्या? इसको देखते हैं अब जल के द्वारा। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह कण मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दे। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा यह परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर जल को दूर गिलास में उड़ेलिए। क्या आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अभी भी पंकिल है, भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया है? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुनी हुई तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के लिए किया जाता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर द्वारा पृथक निस्यंदन कर सकते हैं, जिसमें हम भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर की सहायता से भी कर सकते हैं। अब भी गंदा है जल तो फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप लगाकर किया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र ही रह जाता है। देखिए शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना और फिल्टर पत्र के उपयोग में निस्यंदन। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उन बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इसमें पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। फिल्टर करके फिर पृथक किया जाता है, धोया जाता है। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल में से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है देखिए। नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। क्रियाकलाप में हमने मिश्रित जल से तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्पन परिवर्तन करने की प्रक्रिया का वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन प्रक्रिया निरंतर होती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारणतः नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उड़ेले गट्टों में भर
दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। कुछ समय पश्चात सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों को मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। जल उड़ जाता है सूर्य की किरणों की सहायता से, फिर नमक रह जाता है। देखिए नमक कैसे प्राप्त है। समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। हमने पदार्थों को पृथक्करण की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक विधि से कुछ नहीं होता, बहुत सारी विधियां उपयोग में लेनी पड़ती हैं। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। रेत और नमक लीजिए। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। हस्तचयन के द्वारा इसको नहीं किया जा सकता है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा उसमें से कुछ जल मिलाइए। इसके पश्चात बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रित था? अब इस निस्तारण द्रव से नमक व जल को पृथक करना। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टूटी से भाप निकलती देखते हैं? इस प्रकार देखिए। वाष्पन तथा संघनन। वाष्प गर्म हो रही है केतली और इसके मतलब वाष्प उड़ रही है, भाप जा रहा है, ऊपर जल जमा हो रहा है देखिए, और फिर जल इस कटोरे में गिर रहा है देखिए। इस प्रकार से एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखिए। प्लेट को केतली की टूटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। क्या आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित हो जाती है, द्रव जल बन जाती है। संघनित होकर जल में बदल जाती है। इस प्रकार प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जलते वाष्प बनी, जल था इसमें, इससे वाष्प बनी, वाष्प से जल, पुनः जल बना। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबलाया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदें देखी होंगी आपने? ऊपर बूंदें आ जाती हैं, मतलब वो जल वाष्प बनकर ऊपर आ जाता है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत में नमक की पुनः प्राप्ति समस्या है। आपने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया, फिर प्रक्रिया कल्प 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः पृथक करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो गए नमक केवल थोड़े भाग में ही पुनः प्राप्त कर लिया। उसे कहाँ त्रुटि थी? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलन विलय बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखें, उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाएं और जल को उतना ही रखा जाए जितना हमने लिया है, उसमें न डाला जाए न घटाया जाए।
इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा गिलास की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक बिलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। इस प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते बिलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ एवलेई नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि अब इस जल में अत्यधिक नमक नहीं घुल सकता है। यह विलय संतृप्त विलय कहलाता है। हमने जल की मात्रा निश्चित ली, उसमें हम नमक डालते गए। स्थिति ऐसी आई कि अब हम उसमें और अधिक नमक नहीं डाल सकते। जल को मतलब वो नमक पी गया, इसका मतलब ये संतृप्त विलयन है। यह एक संकेत है जो बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में देखा कि नमक और जल में घुलना। अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्त प्रक्रिया क्या है? कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक होती है। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। कल्पना कीजिए कि उसके पास एक मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम इसकी पहेली की सहायता से प्रयास करते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या आप यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलय को गर्म करने पर कोई और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गरम विलय को ठंडा होने दीजिए। जो विलय हमने गर्म किया उसको ठंडा होने दीजिए। बीकर की तली में नमक पुनः बैठ जाता है। क्या क्रियाकलाप सुझाव है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है? यह जल में विभिन्न विलय पदार्थों को समान मात्रा में घोलती है। ये पता लगाएं। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक डालिए। देखिए, पदार्थ जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा, चम्मचों की संख्या। नमक, इसमें चीनी लेनी है, इधर जल लेना। तब हम बिलोड़ित कीजिए तब तक कि वह घुलने जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलय में संतृप्त होने तक डाले जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है सारणी में देखिए। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। क्या इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहराया जा सकता है? सारणी 5.2 में क्या आप जानकारी प्राप्त करती हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की विभिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलय बनता है। यदि विलयन में और अधिक पदार्थ नहीं घोल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें और अधिक पदार्थ नहीं घोला जा सकता। मंथन, संतृप्त विलयन, संघनन, अवसाद, निस्तारण, चालन, वाष्पन, विलयन और निस्यंदन, थ्रेशिंग, हस्तचयन, निष्पावन। मंथन, हम दूध का मंथन करते हैं, मंथन संतृप्त विलयन कहलाता है जिसमें और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। संघनन अवसाद की विधि द्वारा किया जाता है। निस्तारण चालन द्वारा,
वाष्पन, विलयन द्वारा निस्यंदन, थ्रेसिंग द्वारा हस्तचयन निष्पादन कहलाया जाता है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। हस्तचयन निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की इस विधि को विधियां हैं। ये विधियां उनको पृथक करने। अनाज से भूसा को पृथक, पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों को से निष्पादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रित कणों की आवाम में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अम्लीय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घोले ठोस पृथक्करण में किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घोल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। जिस पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, जल विलय पदार्थ की भिन्न मात्राएं घोलता है। अब आपका अध्याय नंबर 5 समाप्त होता है। हमारे चैनल को आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो बच्चे घर पर ही पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और सरकारी एजुकेशनल हरगिज 3 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।